नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस के कुछ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक वित्त का संबंध किससे, मीन्स पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद, पब्लिक फाइनेंस किससे कंसर्न्ड है? प्राइवेट इनकम से, निजी आय से, गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, इंटरनेशनल ट्रेड से, या फिर बैंकिंग ओनली से। तो देखिए जो पब्लिक फाइनेंस है इसका नाम ही है क्या, लोक वित्त। लोक का मतलब क्या है, हम अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का मतलब क्या होगा, पब्लिक का मतलब किससे, गवर्नमेंट से। किसे, गवर्नमेंट से। और ये क्या, वित्तीय फाइनेंस। तो गवर्नमेंट का फाइनेंस में क्या क्या होगा कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे पैसा अपना खर्च करती है, मतलब गवर्नमेंट की इनकम से और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। तो पब्लिक फाइनेंस से किससे कंसर्न होगी, इट कंसर्न विद गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सरकारी आय एवं व्यय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक फाइनेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म पब्लिक फाइनेंस। सबसे पहली बार पब्लिक फाइनेंस टर्म किसने यूज किया था? एडम स्मिथ ने किया था, डाल्टन ने किया था, बास्टेबल ने किया था, या फिर पीगो ने किया था। देखिए जो स्पेशली जो क्रेडिट है, कौन सा, जो स्पेशली क्रेडिट है इस पब्लिक फाइनेंस का, है ना, वो क्रेडिट की अगर हम बात करें तो क्रेडिट किसको जाता है, जो इसका क्रेडिट जाता है किसे जाता है, वो जाता है बास्टेबल को। किसको, बास्टेबल को जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सही आंसर होगा यहाँ पे कौन सा होगा आपका, बास्टेबल होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हु फर्स्ट यूज द टर्म फाइनेंस, ठीक है, अब कैसे हुआ, जो कि बास्टेबल ने सबसे पहली बार कब, 1892 में। बास्टेबल की एक जो बुक आई थी 1892 में, है ना, उसमें इन्होंने सबसे पहले इसका जो वर्ड है पब्लिक फाइनेंस, इसको इन्होंने नाम दिया था। और ये इसकी जो बुक आई थी, ये बुक ही इनकी थी, किस नाम से, इनकी जो बुक आई थी उस बुक का नाम ही था क्या, पब्लिक फाइनेंस। क्या नाम था उसका, पब्लिक फाइनेंस। तो वहाँ पे उन्होंने वर्ड सबसे पहले दिया था, लेकिन इसके बाद जो डेवलप करने का क्रेडिट है वो डाल्टन और बाकी लोगों को जाता है। जो फर्स्ट टाइम है किसने किया था, बास्टेबल ने किया था, कब, 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक वित्त जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लोक वित्त का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग करना होता है, सोशल वेलफेयर होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा, या प्राइस राइज होगा? देखो जो पब्लिक फाइनेंस है इसका जो मेन एम होगा वो क्या होगा, इसका मेन एम होगा सोशल वेलफेयर करना, सामाजिक कल्याण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स इज, जो पब्लिक गुड्स है उनका मेन फीचर क्या होता है, जो सार्वजनिक वस्तुओं का मुख्य गुण क्या है? वैसे पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए जो पब्लिक गुड्स है वो क्या है, कौन सा फीचर है, राइवलरी कंजप्शन होता है, एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, नॉन राइवलरी होती है, या फिर प्राइवेट ऑनरशिप होती है। देखिए जो पब्लिक गुड्स हैं, है ना, उनके अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, किसके अंदर, पब्लिक गुड्स के अंदर, कि एक ऐसी होती है इनके अंदर नॉन राइवलरी पाई जाती है। क्या होती है इनके अंदर, नॉन राइवलरी होती, और ये नॉन एक्सक्लूडेबल होती। कैसी होती है, नॉन राइवललेस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। ठीक है, सो मैंने कहा ना कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के लिए हमने सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है, आप डिटेल्ड में वो देख सकते हैं। तो जो पब्लिक गुड्स है उनका जो मेन फीचर है यहाँ पे कौन सा, कि एक ऐसी गुड्स कैसी होती है, नॉन राइवलरस होती है, इनके अंदर नॉन राइवलरी की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक गुड्स, कौन सी पब्लिक गुड है, कार, टेलीविजन, नेशनल डिफेंस, या मोबाइल फोन? देखिए ये भी प्राइवेट गुड्स है। कैसे गुड्स है, ये भी आपकी प्राइवेट गुड्स है, ये भी कैसी, प्राइवेट गुड्स है ना। और मोबाइल फोन भी क्या है, एक प्राइवेट गुड है। कौन बचा आपका, नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस कैसी है, ये पब्लिक गुड्स है। कैसी है, ये पब्लिक गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी वस्तु की विशेषता क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट गुड इज, प्राइवेट गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, राइवललेस कंजप्शन होता है, कलेक्टिव बेनिफिट होता है, या फ्री एक्सेस होता है? तो हम सबको पता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो
पब्लिक गुड्स है, पब्लिक गुड्स में दो बेसिक फीचर्स हैं, एक तो नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। तो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी ये किसमें, ये पब्लिक गुड्स में है। जो फ्री एक्सेस है ये भी किसमें, पब्लिक गुड्स में। जो कलेक्टिव बेनिफिट है भी किसमें, पब्लिक गुड्स में। कौन सा बचा, जो राइवलरस कंजप्शन है ये पाया जाता है आपके कहाँ, प्राइवेट गुड्स के केस में। तो सही आंसर होगा यहाँ पे कौन सा होगा, राइवलरस कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक गुड्स आर जनरली प्रोवाइडेड बाय, जो पब्लिक गुड्स हैं, जो सार्वजनिक वस्तुएं सामान्यतः प्रदान की जाती, कौन प्रदान करता है, कौन देता है, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, रिटेलर्स या एक्सपोर्टर्स। तो देखिए पब्लिक गुड्स कौन प्रोवाइड करेगा, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती कौन, हमारी गवर्नमेंट। कौन करेगा, इट इज प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्रिंसिपल किसने दिया, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वाज गिवन बाय, डाल्टन ने दिया, एडम स्मिथ ने दिया, किन्स ने दिया या फिर मसग्रेव ने दिया। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज ये दिया था किसने, इट इज गिवन बाय डाल्टन, ह्यूज डाल्टन ने। किसने दिया था, ये दिया था ह्यूज डाल्टन ने। नेक्स्ट है कि अ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज बेस्ड ऑन, जो आपका अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है किस पर आधारित है, इक्वलिटी बिटवीन सोशल बेनिफिट एंड सैक्रिफाइस पे है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे है या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे है। तो देखिए जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है ये आपका बेस्ड है इक्वलिटी बिटवीन सोशल बेनिफिट एंड सैक्रिफाइस, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहता है कि एक इंसान के द्वारा उसका जो सोशल मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट वो मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस के बराबर होना चाहिए। तो इक्वलिटी है मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन के अनुसार है ना, जो अधिकतम सामाजिक लाभ है वो कब मिलेगा, मीन्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन मैक्सिमम सोशल एडवांटेज अकर्स व्हेन। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कहाँ पर होगा कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वहाँ होगा यहाँ पर मैक्सिमम सोशल बेनिफिट बराबर हो जाएंगे मैक्सिमम सोशल सैक्रिफाइस के। जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ पब्लिक बजट, जो सार्वजनिक बजट है वो क्या है, फैमिली एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है, पारिवारिक व्यय का विवरण होता है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बैंक अकाउंट होता है या कंपनी रिपोर्ट होती है। तो देखिए जो पब्लिक बजट है, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसमें क्या करती है, ये गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है कि पब्लिक बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना, और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर करेगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहलाता है, उसका बजट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट कितने प्रकार का होता है, बजट में बी, बजट कैसा हो सकता है। अब देखिए बजट कैसा हो सकता है, बजट एक तो बैलेंस बजट हो सकता है, कौन सा, बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब है कि बजट में गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर के बराबर अगर होगा तो बैलेंस बजट कहलाएगा। कई बार उसे हम सरप्लस बजट भी कह सकते हैं। कैसे, इसे हम सरप्लस बजट भी कह, मतलब बजट सरप्लस भी हो सकता है। सरप्लस कब होगा, सरप्लस तब होगा जब रेवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो, जब गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो। और ये बजट डेफिसिट भी हो सकता है। डेफिसिट बजट कब होगा, डेफिसिट का मतलब घाटा, घाटा तब होगा जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए उसके रेवेन्यू से। तो बजट सरप्लस भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। मीन्स सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संतुलित बजट में, इन अ बैलेंस्ड बजट, जो बैलेंस बजट होगा, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि बैलेंस बजट में क्या होता है, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होंगे, बराबर होंगे, आय और व्यय बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घाटे का बजट किस अर्थव्यवस्था में उपयोगी माना जाता है, मीन्स डेफिसिट बजट इज यूजफुल, जो हमारा डेफिसिट बजट है वो कब यूजफुल होगा। तो देखिए डेफिसिट बजट का मतलब ही क्या है, जब डेफिसिट बजट है तो डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। जब सरकार के खर्च ज़्यादा हो उसकी इनकम से, तो ऐसा बजट कब बेनिफिशियल रहता है, देखिए ऐसा बजट बेनिफिशियल होता है जब कोई इकोनॉमी कहाँ डिप्रेशन में हो, जब कोई इकोनॉमी कहाँ
डिप्रेशन मोड में हो, मंदी के समय में हो, तो ऐसा बजट बेनिफिशियल होता है, क्योंकि डिप्रेशन में लोगों की इनकम कम होती है, तो लोग इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, ना तो इतना टैक्सेस पे कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम कौन सा, हम डेफिसिट बजट हमारे लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरप्लस बजट इज सुटेबल ड्यूरिंग, जो सरप्लस बजट है ये कब सुटेबल है। सरप्लस बजट का मतलब क्या है, बजट सरप्लस में तब होगा जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा हो, कैसे कंपेरिजन टू गवर्नमेंट का बजट। रेवेन्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस या किसी भी थ्रू लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल रही, ज़्यादा टैक्स कवर कर रही। ज़्यादा टैक्स तब कवर कर रहे होंगे जब लोगों के पास खूब सारा पैसा होगा। खूब सारा पैसा होगा इन द सेंस कैसी सिचुएशन होगी कि इन्फ्लेशन आ रहा होगा, क्या हो रहा हो, इन्फ्लेशन हो रहा हो, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लोग खूब सारा पैसा खर्च कर रहे होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ा रहे होते हैं। तो जो इन सरप्लस बजट है ये कब बेनिफिशियल होता है, इन्फ्लेशन के सिचुएशन में। नेक्स्ट है कि जीरो बेस बजटिंग मीन्स, जीरो बेस बजटिंग का मतलब क्या होता है। हमारे यहाँ दो तरीके की बजटिंग टेक्निक है, एक हम लोग कहते हैं जीरो बेस बजटिंग ZBB, और एक होती है परफॉर्मेंस बेस बजटिंग PBB। तो कहना का मतलब है जीरो बेस बजटिंग का क्या अर्थ होता है, ओल्ड बजट कंटिन्यूएशन होता है, बजटिंग फ्रॉम जीरो बेस होता है, नो एक्सपेंडिचर होता है, या बैलेंस बजट, इसका नाम ही जीरो बेस बजटिंग है ना। मीन्स क्या होगा, बजटिंग फ्रॉम जीरो बेस का होगा, जीरो बेस बजटिंग स्टार्ट होगी, है ना। अगर आपको डिटेल में जीरो बेस बजटिंग और परफॉर्मेंस बेस बजटिंग पढ़नी है तो इसका हमने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ZBB का विकास किस देश में हुआ। ZBB जीरो बेस बजटिंग वाज डेवलप्ड इन, जीरो बेस बजटिंग कहाँ डेवलप की हुई, इंडिया में, यूके में, यूएसए में, या जापान में। तो देखिए जो जीरो बेस बजटिंग है उसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था। कब ये इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ, यूएसए में हुआ। अगर साथ ही साथ पूछे कि जीरो बेस बजटिंग किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो जीरो बेस बजटिंग इंट्रोड्यूस किया था पीटर फायर ने। किसने किया था, पीटर फायर ने, किसने, पीटर फायर ने, है ना। अगर हम ऐसे बात करें तो हम कह सकते हैं कि 1970s के टाइम पीरियड में इन्होंने डेवलप किया था, 1970s के टाइम पीरियड में। और इंट्रोड्यूस जब किया गया है ना इंडिया में, कब इंट्रोड्यूस किया गया, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया अराउंड 1983 के आसपास। कब, 1983 के आसपास। यूएसए में कब, 1970s में। कहाँ, यूएसए में। किसने किया था, पीटर फायर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परफॉर्मेंस बजटिंग, है ना, मेन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग इज, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग जो कि दूसरी टेक्निक है, इसका मेन बेस क्या है ना, मुख्य आधार क्या है। ऑब्जेक्टिव एंड परफॉर्मेंस है, पॉपुलेशन है, टैक्सेशन है, प्रॉफिट, नाम ही इसका परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग PBB। मतलब जो बजट का बेस होगा वो कौन होगा, बजट का बेस कौन होगा, बजट का बेस होगा आपका, आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, परफॉर्मेंस, या फिर परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PBB का फुल फॉर्म क्या है। तो PBB का फुल फॉर्म एज यूजुअल हमको पता है क्या है, इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। अभी पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार के खर्चे हैं, इसका मतलब क्या होगा, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, फर्म एक्सपेंडिचर होगा, या इंटरनेशनल एक्सपेंडिचर। देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होगा सिंपली क्या, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कौन होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज, पब्लिक एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। देखिए चाहे पब्लिक रेवेन्यू हो, चाहे पब्लिक एक्सपेंडिचर हो, चाहे तो पब्लिक जो गवर्नमेंट बजट बनाती है, इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या करना, सोशल वेलफेयर। कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सोशल वेलफेयर। सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैगनर के अनुसार सामाजिक व्यय में वृद्धि का कारण क्या है। यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे, एक तो वैगनर्स लॉ मिलेगा और एक आपको वाइजमैन पिकॉक मिलेगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू वैगनर इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ड्यू टू, मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज होता है किसकी वजह से होता है, डिक्लाइन इन स्टेट फंक्शंस, इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, रिडक्शन इन टैक्सेस एंड फॉल इन पॉपुलेशन।
देखिए वैगनर्स के लॉ का हमने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपको डिटेल में देखना तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वैगनर, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ड्यू टू इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। जो सार्वजनिक व्यय है गवर्नमेंट का, उसमें वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से? राज्य की गतिविधियों में वृद्धि होने के वजह से। इनका जो लॉ है उसका नाम ही वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैगनर्स लॉ किससे संबंधित है? वैगनर्स लॉ रिलेट्स टू, टैक्सेशन से रिलेट करता है, इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर से, बैंकिंग से, या इन्फ्लेशन से। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि वैगनर के लॉ का नाम ही क्या है? वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज या इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस किससे संबंधित है? वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस रिलेट्स टू, दो लॉ मैंने अभी डिस्कस किए थे, बताया था कि कौन कौन सा है। एक तो आपका वैगनर्स लॉ है, कौन सा? एक तो आपको वैगनर्स लॉ मिलेगा और दूसरा कौन सा मिलेगा? वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस। कौन मिलेगा? वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस, है ना। तो वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है? वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस रिलेटेड होगी पब्लिक रिवेन्यू से, पब्लिक डेप्ट से, पब्लिक एक्सपेंडिचर से, या फॉरेन ट्रेड से। जो दोनों लॉ हैं ये किससे रिलेट करते हैं? ये करते हैं आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर से। किससे करते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन एलिमेंट ऑफ वाइजमैन पिकॉक थ्योरीज। वाइजमैन पिकॉक थ्योरी का जो मेन एलिमेंट है वो क्या है? वो टैक्सेशन इफेक्ट है, वो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, वो इन्फ्लेशन इफेक्ट है, वो कंजप्शन इफेक्ट है। तो देखिए वाइजमैन पिकॉक ने बात करी थी किसकी? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। जैसा कि अभी हमने कहा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। इन्होंने अपने यहाँ 3 तरीके के इफेक्ट की बात की थी। एक इन्होंने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, क्या की बात करी थी? एक इन्होंने बात की है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, ठीक है। एक इन्होंने बात करी है इंस्पेक्शन इफेक्ट की। एक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, एक इंस्पेक्शन इफेक्ट, और तीसरी बात करी है कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट की। ठीक है, तो 3 तरीके की इफेक्ट की बात कौन करते हैं? वाइजमैन पिकॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का अर्थ क्या है? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मीन्स डिक्रीज इन टैक्सेस, करों में कमी, सडन इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग क्राइसिस, फॉल इन प्रोडक्शन या रिडक्शन इन वेलफेयर एक्टिविटीज। देखो रिडक्शन भी नहीं होगा, ना तो डिक्रीज होगा, ना तो फॉल इन प्रोडक्शन होगा, क्योंकि इन तीनों का रिलेशन इससे नहीं है पब्लिक फाइनेंस से, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब है कि सडन इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग क्राइसिस, सार्वजनिक व्यय में अचानक वृद्धि हो जाना, और कब? संकट के समय में। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिकॉक वाइजमैन, अकॉर्डिंग टू पिकॉक वाइजमैन थ्योरी, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज। इनके हिसाब से, वाइजमैन पिकॉक के हिसाब से, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है? स्मूथली इंक्रीज होता है, स्टेप वाइज इंक्रीज होता है, सडनली इंक्रीज होता है, या कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है। तो देखिए वाइजमैन पिकॉक के अनुसार, है ना, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कैसे? स्टेप वाइज इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है? स्टेप वाइज इंक्रीज होता है। देखिए वाइजमैन पिकॉक ने क्या कहा? सपोज ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इस लेवल पे बना हुआ है, कोई क्राइसिस आई या कोई सिचुएशन आई तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होकर हमारा सपोज इस ए लेवल पे बना हुआ था, अचानक से कोई चीज़ आई, क्राइसिस आया, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होकर ए से कहाँ पहुँच गए? बी पे। जब तक फिर से कुछ नहीं चलेगा ये लेवल इसी पे बना रहेगा, फिर कोई सिचुएशन आई तो फिर अचानक से इंक्रीज होकर कहाँ पहुँच जाएगा? सी पे। तो ये क्या हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट है कि हु प्रोपाउंडेड कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत हैं वो किसने प्रतिपादित किए? किसने दिए? एडम स्मिथ ने दिए, डाल्टन ने दिए, फिनले सिराज ने दिए, वैगनर ने दिए। तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के कैनन्स हैं ये किसने दिए हैं? ये दिए आपके फिंडले सिराज ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इस कैनन का मतलब होता है सिद्धांत, है ना। सार्वजनिक व्यय का जो पहला सिद्धांत है वो कौन सा है? वो कैनन ऑफ बेनिफिट है, लाभ का सिद्धांत है। कैनन ऑफ इकोनॉमी है, मितव्ययिता का सिद्धांत है। कैनन ऑफ सैंक्शन है, स्वीकृति का सिद्धांत है। या कैनन ऑफ
प्रोडक्टिविटी उत्पादकता का सिद्धांत है। तो देखिए जो पहला सिद्धांत है वो कौन सा है, वो है कैनन ऑफ इकोनॉमी। क्या है, जो पहला प्रिंसिपल है वो कौन सा है, कैनन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल होगा, वो होगा कैनन ऑफ इकोनॉमी। कौन सा, कैनन ऑफ इकोनॉमी, मितव्ययता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनन ऑफ इकोनॉमी मीन्स, देखिए मितव्ययता, जो इकोनॉमी वर्ड है, इकोनॉमी वर्ड कि हिंदी मितव्ययता होती है। मितव्ययता का मतलब होता है जो कम खर्चीला हो। क्या हो, जो कम खर्चीला हो, मीन्स जो अपव्यय, अपव्यय मतलब व्यय जो कम से कम करे, है ना। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होगा, इकोनॉमी का मतलब होता है मिनिमम वेस्ट इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या हो, कम से कम पैसा खर्च हो। ठीक है, मिनिमम वेस्ट इन एक्सपेंडिचर, जो वेस्ट हो क्या हो, वेस्ट मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड, जो सार्वजनिक व्यय है उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। कहाँ, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव फॉर्मेट में, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट में, ट्रांसफर एंड नॉन ट्रांसफर में, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर एंड नॉन ट्रांसफर। इसलिए जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा आपका, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट विच, जो आपका उत्पादक सामाजिक व्यय है वो क्या है, इंक्रीजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करता हो, क्रिएट्स इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन क्रिएट करता हो, रिड्यूस इनकम, जो इनकम रिड्यूस करता हो, या क्रिएट्स मोनोपोली। तो ना तो मोनोपोली क्रिएट करेगा, ना रिड्यूस इनकम करेगा, ना तो क्रिएट्स इन्फ्लेशन करेगा। नाम ही है प्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर, मीन्स इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है ना, वो कैसे कंसिडर किए जाते हैं, मतलब अच्छा जो व्यय है, जो डिफेंस पे हम पैसा खर्च करते हैं उन्हें क्या कंसिडर करते हैं, प्रोडक्टिव कंसिडर किए जाते हैं, अनप्रोडक्टिव, ट्रांसफर, या फिर प्राइवेट। देखिए जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स है, कौन, डिफेंस एक्सपेंडिचर, वो कैसे अकाउंट कंसिडर किए जाएंगे, प्रोडक्टिव में, अनप्रोडक्टिव, ट्रांसफर, या फिर प्राइवेट। तो देखिए जो डिफेंस एक्सपेंडिचर हैं ये कैसे कंसिडर किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं आपके अनप्रोडक्टिव। कैसे, अनप्रोडक्टिव, क्योंकि इनसे प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता। नेक्स्ट है ट्रांसफर एक्सपेंडिचर का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, पेंशन, रोड कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। देखिए जो ट्रांसफर का एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंडिचर वो कौन सा है, वो आपका है इनमें से पेंशन। पेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, जो विकास व्यय हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या शामिल है, एजुकेशन शामिल है, हेल्थ शामिल है, या ट्रांसपोर्ट शामिल है। देखिए डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में आपका एजुकेशन भी शामिल है, इसमें आपका हेल्थ भी शामिल है, और इसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल, मीन्स ऑल ऑफ दिस। सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल कौन सा, गैर विकास व्यय का उदाहरण डिफेंस है, इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए डिफेंस की भी बात की थी हम लोगों ने कि ये कैसा होता है, नॉन प्रोडक्टिव होता है ना, तो डिफेंस भी नॉन एक्सपेंडिचर है, डिफेंस भी कैसा है, नॉन एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट पेमेंट भी कैसा होता है, ये भी आपका नॉन एक्सपेंडिचर है। एंड पेंशन भी कैसा है, ये भी आपका नॉन डेवलपमेंटल, कौन सा, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे क्या है, नॉन डेवलपमेंटल, ये भी नॉन डेवलपमेंटल एंड ये भी नॉन डेवलपमेंटल, मीन्स सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पब्लिक एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स प्रोडक्शन बाय, पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, मतलब सार्वजनिक व्यय से उत्पादन पर प्रभाव होता है, कैसा कि इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, कौन, पब्लिक एक्सपेंडिचर,
राइट। डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट घटाता है। देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर हम करेंगे या ऐसा कह लें पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज नहीं होगा। रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम भी नहीं होगा क्योंकि हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। एंड इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स, ओनली इम्पोर्ट्स तो इंक्रीज होंगे लेकिन ओनली इम्पोर्ट्स इंक्रीज नहीं होंगी, तो 3 ऑप्शन तो कैंसिल। कौन बचा? इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इसलिए इसका नाम ही है एक्सपेंडिचर। अफेक्ट कैसे करेगा? नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन लीड्स टू, जो गवर्नमेंट शिक्षा पे पैसा खर्च करती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, वो किससे लीड करता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इट लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इन्फ्लेशन ओनली, फॉल इन प्रोडक्टिविटी या अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ना तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, अगर एजुकेशन पे कर रही है, ना तो प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी ना तो इन्फ्लेशन आएगा। क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, एट लीस्ट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये कि जब भी हम किसी इंसान को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, है ना, उसे एजुकेट करते हैं, हेल्थ इम्प्रूव करते हैं, है ना, तो इन सबको इम्प्रूव करके जो ह्यूमंस हैं इनको जब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं? ट्रेनिंग के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ के थ्रू या माइग्रेशन के थ्रू, तो उस पॉपुलेशन को ये सब दिया जाता है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च करेगी तो क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लीड करेगी। नेक्स्ट है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू, कि सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव होता है। कैसे होता है? किसके थ्रू जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है अफेक्ट डालती है? पब्लिक स्कीम्स के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू, सोशल सिक्योरिटी या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो पब्लिक एक्सपेंडिचर अफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन को, किसके थ्रू? सोशल स्कीम्स के थ्रू भी करती है, सब्सिडीज दे करके भी करती है और सोशल सिक्योरिटी के थ्रू भी करती है। मीन्स सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू रिड्यूस इनकम इन इक्वालिटी गवर्नमेंट यूजर्स, जो इतनी इनकम इन इक्वालिटी है, मीन्स जो गरीब और अमीर के बीच का इतना जो अंतर है दो क्लासेस के बीच का सोसाइटी के, उसको गवर्नमेंट कैसे कम करती है? थ्रू प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, है ना, प्रगतिशील वे के थ्रू करती है, और लग्जरी एक्सपेंडिचर के थ्रू करती है, मिलिट्री स्पेंडिंग ओनली के थ्रू करती है या फॉरेन लोन्स के थ्रू करती है। तो देखिए इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर फॉलो करती है। किसको करती है? प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। किसे? प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, प्रगतिशील करके वे के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आर्थिक स्थिरता है, उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रभावित करता है। किसके थ्रू? कंट्रोलिंग फ्लक्चुएशंस के थ्रू करती है, उतार चढ़ाव नियंत्रित करके करती है। इंक्रीजिंग इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी बढ़ाती है, तो बढ़ाती नहीं है क्योंकि क्वेश्चन स्टेबिलिटी की बात करी है। रिड्यूसिंग सेविंग्स ओनली, ना तो सेविंग को रिड्यूस करती है ना तो मोनोपोली की इंक्रीज करती है। क्या होती है? कंट्रोलिंग फ्लक्चुएशंस। गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस एक्सपेंडिचर के थ्रू जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको कंट्रोल करके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग डिप्रेशन, कब? डिप्रेशन के दौरान गवर्नमेंट शुड, मतलब मंदी के समय सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए जब मंदी है, डिप्रेशन है, लोगों की इनकम कम है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, लोग पैसा कम खर्च कर रहे हैं, तो सरकार को क्या करना चाहिए? जब लोग खर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मीन्स इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय बढ़ाए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट जनरली, जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति के समय सरकार क्या करती है? देखिए इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कब आता है? जब इकोनॉमी में लोग गुड्स एंड सर्विसेज की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, लोगों के पास खूब सारा पैसा हो, तो उस समय गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? लोगों के पास खूब सारा पैसा है, लोग खर्च कर रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पब्लिक एक्सपेंडिचर, दो काम कर सकती है गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक तो रिड्यूस करे, कम कर दे, और या फिर जो टैक्स है उन्हें क्या कर देना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। कब? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो पहला क्या है? इंक्रीज एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिड्यूस एक्सपेंडिचर, हाँ एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना चाहिए। इंक्रीज सब्सिडीज ओनली, सब्सिडीज भी नहीं देना चाहिए। इंक्रीज इम्पोर्ट्स ओनली, ये भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शनल फाइनेंस का समर्थन किसने किया? हु सपोर्टेड फंक्शनल फाइनेंस? फंक्शनल फाइनेंस किसने सपोर्ट किया?
देखिए जब हम बात करेंगे फंक्शनल फाइनेंस की, तो फंक्शनल फाइनेंस किसने सपोर्ट किया? फंक्शनल फाइनेंस में किसका नाम आता है? आता है आपका लर्नर का। किसका? लर्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल फाइनेंस, जो फंक्शनल फाइनेंस है उसका उद्देश्य क्या है? बैलेंस बजट ऑलवेज, कि हमेशा बैलेंस बजट होना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, या मिनिमम टैक्सेशन। तो देखिए जो फंक्शनल फाइनेंस है इसका जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि क्या होनी चाहिए? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू, जो सार्वजनिक व्यय का मल्टीप्लायर इफेक्ट है ये किससे संबंधित है? किसका? मल्टीप्लायर इफेक्ट भी किसका? पब्लिक एक्सपेंडिचर का। ये नेशनल इनकम इंक्रीजेस से रिलेट करता है, इन्फ्लेशन से करता है, फॉरेन ट्रेड से करता है, बैंकिंग से करता है। तो देखिए जो मल्टीप्लायर जब हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा मल्टीप्लायर का, तो मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट किससे? ये आपका होता है डेल्टा वाई मीन्स इंक्रीज इन नेशनल इनकम से। किससे? नेशनल इनकम इंक्रीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिस्ट emphasized expansion of state activities, किस अर्थशास्त्री ने राज्य गतिविधियों के विस्तार पर बल दिया था? मतलब इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी की बात किसने करी थी? हम लोगों को पता है कि यहाँ पे दो लॉ पढ़ते हैं, एक वैगनर का और दूसरा वाइजमैन पिकॉक का। तो जो वैगनर का लॉ था ये रिलेट करता है आपका इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी से। तो जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? वैगनर्स लॉ। हमने कहा है कि वैगनर्स और वाइजमैन पिकॉक के जो लॉ है उसको हमने डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज स्टडी ऑफ, जो लोक वित्त का अध्ययन है किसका अध्ययन है? हम पब्लिक फाइनेंस में क्या पढ़ते हैं? हम पब्लिक फाइनेंस में ऑब्वियस सी बात है किसको पढ़ते हैं? इट इज अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस। किसकी स्टडी है? गवर्नमेंट फाइनेंस की स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजप्शन ऑफ पब्लिक गुड्स इज जनरली, जो पब्लिक गुड्स का कंजप्शन है जनरली कैसा होता है? इंडिविजुअल होता है, कलेक्टिव होता है, लिमिटेड होता है, या कॉम्पिटिटिव होता है? तो देखिए जो आपकी पब्लिक गुड्स हैं इनका जो कंजप्शन होता है वो कैसा होता है? कलेक्टिव होता है। वैसे भी पब्लिक गुड्स की हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज की बात करी बेसिकली, कि पब्लिक गुड्स कैसी? नॉन राइवललेस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि अलग अलग लोग उसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते। कोई एक पर्सन अगर उसको कंज्यूम करता है तो दूसरा पर्सन उसे कंज्यूम करने से वंचित नहीं रह सकता। मीन्स कैसे? कलेक्टिव उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री राइडर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, जो फ्री राइडर की समस्या है वो किससे रिलेटेड है? प्राइवेट गुड्स से, पब्लिक गुड्स से, लग्जरी गुड्स से, या इन्फीरियर गुड्स से? देखिए फ्री राइडर प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्री राइडर प्रॉब्लम है वो किससे है? फ्री कौन सी गुड्स होती हैं? प्राइवेट की पब्लिक? फ्री कौन सी होती हैं? फ्री होती है हमारी पब्लिक गुड्स। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम भी कहाँ से आएगी? ये आएगी आपके पब्लिक गुड्स से। आई होप अभी तक हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं कि आपको एक कंटेंट वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम इसके नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी अपलोड करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो आपको अगले जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आसानी से आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू।